क्या हुआ जी, बड़े परेशान लग रहे हो। मुझे नौकरी से निकाल दिया बिमला। हैं? फिर से? अरे रे रे रे, इतनी मुश्किल से मिली थी ये नई नौकरी, पर इस बार क्या हुआ? अरे वो लोग मिलावट करते हैं। मतलब? बिमला, पहले मैं पैकिंग का काम करता था तो कुछ जानता नहीं था, लेकिन जब मेरी ड्यूटी चेंज हुई और मसाला पीसने वाली यूनिट में मुझे डाला गया, तब जाकर मुझे पता चला कि वो लोग मसालों में खतरनाक केमिकल मिलाते थे। जब मैंने ये बात मैनेजर को बताई तो उसने उल्टा मुझे ही नौकरी से निकाल दिया। एक तो वो मजदूरों को इतने कम पैसे देते हैं और ऊपर से मिलावट करके आम आदमी की जान से खिलवाड़ भी कर रहे थे। अब बताओ मैं चुप कैसे रहता। ओफो, ये नेता बनने की आदत नहीं जाएगी ना तुम्हारी? नेता नहीं बन रहा था, वो लोग गलत काम कर रहे थे, इसलिए मैंने उनका विरोध किया। हे राम, अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा, ये सोचा है तुमने? परेशान मत हो बिमला, प्रभु राम ही कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। रमेश बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव का आदमी था, बस उससे कुछ गलत बर्दाश्त नहीं होता था। वैसे उसकी ये आदत थी तो अच्छी, लेकिन अपनी इस आदत के चक्कर में उसे कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस आदत की वजह से ही वो कहीं टिककर काम नहीं कर पाता था। एक बार फिर रमेश बेरोजगार हो गया था और नए काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त कमल मिला। अरे कमल भाई, कैसे हो? ठीक हो भाई, तुम बताओ। मैं भी ठीक ही हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? काम पर नहीं जाना क्या आज? समझ नहीं आ रहा यार, जाऊँ कि ना जाऊँ? है अब ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, बस काम पर काम करवाए जा रहे, तनख्वाह तो मिलती नहीं है। पगार नहीं मिलती तो काम छोड़ क्यों नहीं देते? अरे कैसे छोड़ दे भैया, हमारा 1 लाख रुपए फंसा है वहाँ। है 1 लाख? मतलब ऐसी कौन सी जगह काम करते हो भैया? 2 साल पहले एक हीरा फैक्ट्री में काम मिल गया था भैया। शुरू में 2-3 महीने पगार पूरी और टाइम पर दी, लेकिन बाद में कभी घाटा तो कभी कुछ और बहाना बताकर पगार काटने लगे भैया। अब पिछले 1 साल से आधी पगार दे रहे हैं। ऐसे करते करते करीब 1 लाख रुपया हो गया है बकाया। अगर नौकरी छोड़ दूं तो वो पैसा मारा जाएगा और आधी पगार में घर भी ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ। समस्या तो विकट है। अच्छा एक बात तो बताओ, मेरी नौकरी लगवा सकते हो क्या वहाँ? पागल हो गया क्या है? अभी पूरी राम कहानी सुनाई ना मैंने। अरे हीरा फैक्ट्री का मालिक जो है बहुत ही कंजूस और खड़ूस है भैया, फिर भी काम करना चाहते हो वहाँ? अरे भैया, कुछ नहीं से कुछ ही बेहतर, वो मसाले वाली फैक्ट्री छोड़ दी मैंने भैया। है पर क्यों? रास्ते में तुम्हें सब बताता हूँ, तुम पहले ये बताओ काम दिलवा सकते हो कि नहीं? हाँ काम तो मिल जाएगा, चलो फिर मेरे सेठ के पास। कमल ने सुरेश की बात अपने सेठ से करवा दी और उसे उस हीरा फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई। कमल का सेठ हीरा लाल वाकई बहुत ही कंजूस और लालची आदमी था। दरअसल उस फैक्ट्री में बड़े हीरों को काटकर और तराश कर उनसे छोटे हीरे बनाए जाते थे और इस काम से सेठ हीरा लाल को तो करोड़ों का मुनाफा होता था, लेकिन बावजूद इसके वो अपने मजदूरों और कारीगरों से बहुत ही बुरा बर्ताव करता था और उन्हें उनकी मेहनत का पैसा भी नहीं देता था। लेकिन ये सब जानने के बाद भी रमेश उस सेठ की फैक्ट्री में काम करने लगा। अरे बिमला, मेरा खाने का डिब्बा कहाँ है? पहले ही दिन देर से भेजोगी क्या? ये लो खाने का डिब्बा, और सुनो, भगवान की कृपा से तुम्हें ये नौकरी मिली है। इस बार नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ अपने काम से काम रखना बस, समझे? हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही करूँगा। क्योंकि रमेश को हीरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैनेजर ने उसे शुरुआत के लिए रसोई के काम पर लगा दिया, जहां वो सभी मजदूरों के लिए खाना बनाने लगा। हालांकि रमेश इस काम से खुश तो नहीं था, लेकिन उसके सामने उस काम को करने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। फिर उसी शाम छुट्टी के वक्त, और रमेश कैसा रहा काम का पहला दिन? अरे यार, मुझे खाना बनाने का काम में लगा दिया है। मुझे तो लगा था कि मुझे भी हीरे देखने और तराशने का काम मिलेगा। चिंता मत करो, मुझे भी पहले रसोई में ही लगाया गया था। 2-3 महीनों बाद जब तुम पर भरोसा हो जाएगा इन्हें, तब तुम्हें हीरो के दर्शन करवाएंगे भैया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रमेश रोज फैक्ट्री जाता और सभी मजदूरों के लिए खाना बनाता। एक दिन जब रमेश रसोई में खाना बना रहा था, तभी उसे वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो फैक्ट्री का मालिक सेठ हीरा लाल था, जो मजदूरों पर चिल्ला रहा था। तुम सबके सब मक्कार हो, एक से बढ़कर एक कामचोरों की फौज खड़ी है मेरे सामने। अभी तक ये ऑर्डर पूरा क्यों नहीं हुआ, बताओगे जरा? नालायकों ने मेरा बीपी बढ़ा दिया है। पानी लाओ मेरे लिए। रमेश फौरन पानी का ग्लास लेकर सेठ की तरफ भागा। तू कौन है बे? जी मैं अभी लगा हूँ काम पे। क्या करता है तू? जी सबके लिए खाना बनाता हूँ। बताओ, एक तो हीरे वाली यूनिट में लोग नहीं है और यहाँ एक पूरा का पूरा आदमी सिर्फ खाना बनाने में लगा दिया। कल से तू पहले अंदर काम करेगा और फिर उसके बाद सबके लिए खाना बनाएगा, समझा? जी मालिक। रमेश ने सेठ हीरालाल को पहली बार देखा था। उसका व्यवहार रमेश को पसंद नहीं आया, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। फिर उसी शाम, भाई ये अपना सेठ तो सच में बड़ा खड़ूस है यार। हाँ यार, जब भी आता है बस डांटता ही रहता है। हम लोग सारा दिन काम करते, लेकिन वो कभी हमारी नहीं सुनता यार। बस हमें मक्कार और कामचोर कहता रहता है और गंदी गंदी गालियाँ भी देता है। ये तो बहुत गलत बात है। सेठ हीरालाल वाकई अपने मजदूरों से बहुत बुरा बर्ताव करता था और फिर एक दिन रमेश भी उसके निशाने पर आखिरकार आ ही गया। हाँ भाई, क्या बात है? काम में मन नहीं लगता तेरा है? नहीं जी, पूरी लगन से काम सीख रहा हूँ मैं तो। जल्दी निपटा इसे, वरना छुट्टी कर दूंगा तेरी, समझा?
सेठ का इस तरह बात करना रमेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर घर जाते हुए उसने कमल से कहा, भाई इस सेठ को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, अब बस बहुत हो गया। हाँ पर हम कर ही क्या सकते हैं भाई, बताओ जरा। बस तुम देखते जाओ, कुछ तो जरूर करूंगा मैं। रमेश ने सेठ को सबक सिखाने की ठान ली थी। फिर काफी दिनों तक सोच विचार करने के बाद अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने हीरे तराशते हुए चुपके से एक छोटा हीरा अपने पास छुपा लिया और फिर उसी शाम को रसोई में जब वो खाना बनाने गया तो उसने वही हीरा आटे में दबाकर उससे एक रोटी बनाई और उस रोटी को अपने खाने के डिब्बे में रख लिया। जब शाम को उसकी छुट्टी हुई तो गेट पर गार्ड ने उसकी पूरी तलाशी ली, जो कि रोज का नियम था। गार्ड ने उसके खाने का डिब्बा भी देखा जिसमें बस एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी थी। गार्ड को लगा कि रमेश ने अपना लंच खत्म नहीं किया और इस तरह रमेश उस हीरे को अपने साथ लेकर आसानी से बाहर आ गया। अब तो रमेश रोज ही ऐसा करने लगा। उसे ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए और फिर एक सुबह, अरे कमल कहाँ है, जल्दी आ यार। हाँ भाई बस तैयार हो गया, चलो चलो, आज से अपनी किस्मत बदलने वाली है। रमेश जो कुछ कर रहा था वो उसने कमल को भी बता दिया था। कमल भी उसका साथ दे रहा था। रमेश ने अब तक कई हीरे इकट्ठे कर लिए थे जिन्हें लेकर वो दोनों दूसरे शहर गए और वहाँ जाकर वो सारे हीरे उन्होंने एक दूसरे हीरा व्यापारी को बेच दिए। उन हीरों के बदले उन दोनों को लाखों रुपए मिले। दोनों दोस्त सारे पैसे लेकर वापस आए और अपने गाँव के पास ही अपनी खुद की एक मसाला फैक्ट्री खोल ली। जब फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई तब रमेश ने उन सभी मजदूरों को बुलाया जो सेठ हीरालाल से त्रस्त थे। ये फैक्ट्री आपकी ही है, बस दिल लगाकर काम करिए, तय वक्त पर पगार और पूरा सम्मान मिलेगा यहाँ। हीरालाल समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। क्यों उसके सारे मजदूर अपने बकाए पैसों की परवाह न करते हुए उसके यहाँ से काम छोड़कर चले गए और क्यों उसकी फैक्ट्री मुनाफे की बजाय घाटे में चली गई। रमेश ने ठीक किया या गलत, इसका फैसला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि अमीर हो जाने के बावजूद अब वो अपने साथी मजदूरों के लिए जो कर रहा था वो हर मायने में तारीफ के काबिल था। रामनगर के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी सही से नहीं हो पाता था। वो अकेले ही रहती थी। उसके घर वालों में से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके बेटे और बहू की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पोता पोती शहर में रहते थे। पता नहीं आज कुछ खाने को बचा है भी या नहीं, देखती हूँ। कमला देखती है थोड़ा सा आटा बचा है। कमला उसी आटे से 2 रोटी बनाती है। जब कमला रोटी बनाकर खाने जा रही थी तब उसे एक कौवे की आवाज आती है। कौवे की आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे इसके पैर में तो बहुत गहरी चोट लगी है। ओहो, बेचारा दर्द से तड़प रहा है। कमला उस कौवे को साथ लेकर आती है और उसके पैर पर दवाई लगा देती है। लगता है ये कौवा भूखा भी है। कमला ने अपने लिए जो 2 रोटी बनाई थी उसमें से वो 1 रोटी उसे दे देती है और वो कौवा रोटी को खा लेता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन शाम में वापस उसी वक्त वो कौवा फिर आता है और चिल्लाने लगता है। लगता है फिर वही कौवा आया है। कमला वापस अपनी रोटी में से 1 रोटी दे देती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। वो शाम को कमला को आवाज लगाता और कमला अपने में से 1 रोटी उसे खिला दिया करती थी। एक दिन वो कौवा कमला से कहता है, मुझे तुमने कई बार भोजन करवाया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल जाए और 2 वक्त का भरपेट भोजन मिल पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कौवा कमला को उसकी जरूरत की सभी चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में कमला की झोपड़ी बह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? कुछ दिनों तक वो कौवा कमला के पास नहीं आता है। लगातार 6 दिनों से कमला भूखी थी। 6 दिन बाद कौवा कमला के पास आता है। जब वो आता है तब वो देखता है कमला की हालत बहुत खराब है। वो चल भी नहीं पा रही है और अब उसका अंतिम समय भी आ गया है। एक राक्षस काला बादल बनकर यहाँ पर बाढ़ ला दिया था ताकि मैं तुमसे ना मिल पाऊं। मैं जहां जहां जाता हूं वो मेरे पीछे पीछे आता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था। कोई बात नहीं। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है?
मैं उसे पूरा करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पोता पोती जो शहर में रहते हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। मैं उन्हें आखिरी बार गले से लगाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। कौवा अपने जादू से देखता है कि वो कहाँ है। कमला के पोता पोती जिस शहर में रहते हैं, कौवा वहां चला जाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है। वो अपने आखिरी दिन में आ चुकी है। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो अपने अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती हैं। ये सुनकर कमला के पोता पोती कौवा के साथ आने के लिए मान जाते हैं। कौवा अपने ऊपर दोनों को बिठाकर लाता है। जब वो सभी वहां पहुंचते हैं तब तक कमला की मृत्यु हो चुकी होती है। वो देख सभी बहुत दुखी होते हैं और कमला की ओर देखने लगते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं कमला की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये सुनकर कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कैसी इच्छा? वो तुम दोनों को आखिरी बार गले से लगाना चाहती थी। हम लोगों ने कभी अपनी दादी से मिलने की कोशिश भी नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम समय में हमें ही याद कर रही थी। कौवे, तुम तो जादुई कौवे हो। तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। हमें बस एक बार अपनी दादी से गले लगाकर माफी मांगने दो। मुझे नहीं लगता है, मगर कमला के लिए हर वो कोशिश करूंगा जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो। कौवा उसी वक्त वहां से उड़कर दूर गांव के किनारे अपने बाबा का इंतजार करने लगता है, जिन्होंने उसे ये जादुई शक्तियां दी थी। बाबा, मुझे एक मरे हुए इंसान को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताएं। इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, जिसमें खतरा भी बहुत है। मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। तो सुनो, तुम उस इंसान को वापस ला सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगह भेजना होगा। और जब तक वो इंसान धरती पर रहेगा, उसके बदले कोई और मरा रहेगा। मगर इसमें एक खतरा है। अगर एक पल भी देर हुई तो वो इंसान धरती पर ही रह जाएगा और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। कौवा बिना कुछ सोचे कमला के पास जाता है, उसे 1 घंटे के लिए वापस बुलाता है और खुद की जान ले लेता है। जैसे ही कौवा मरता है, कमला जिंदा हो जाती है। कमला उठती है तो अपने सामने अपने पोता पोती को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बच्चों, तुम दोनों को मैंने बहुत याद किया। दिन रात बस तुम दोनों के बारे में सोचती थी। हाँ दादी, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए और न ही आपके साथ कुछ वक्त बिता पाए। हाँ दादी, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। कमला उन्हें जी भर कर प्यार करती है कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता है और 1 घंटा होने ही वाला होता है। मगर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मर गई थी ना। अरे हम तो भूल ही गए। दादी, वो बेचारा कौवा हमें आपके पास लाया। उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी ताकि आप हमारे पास आ सके और हम आपसे मिल सकें। तब तो बच्चों मुझे जाना होगा। मैं उसकी जान नहीं ले सकती। आखिर उसी की वजह से मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी हो सकी है। जैसे ही कमला जाने लगती है, उसके दोनों पोता पोती उसे पकड़कर रोने लगते हैं और कमला उन्हें चुप कराने लगती है। बच्चों, तुम दुखी मत हो। तुम दोनों से आखिरी बार मैं इतने अच्छे से मिल सकी, ये मेरे लिए काफी है। अब मुझे मत रोको, मुझे जाना होगा। कमला कौवा के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि कमला से 1 मिनट की देर हो गई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी वजह से इस बेचारे कौवे की जान ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे वापस लाना ही होगा। बच्चों, तुम दोनों यहीं रुको। मुझे पता लगाना होगा कौवा ने कहाँ से शक्तियाँ ली थी। अब उसकी जान वापस लानी होगी। दादी, मैंने उसे गांव के किनारे जाते हुए देखा था।
कमला वहां से जाती है और कौवा कहकर पुकारने लगती है। तभी वो बाबा आ जाते हैं। कौवा, कौवा। क्या हुआ तुम्हें? तुम कौवे को क्यों बुला रही हो? कमला बाबा को सारी बातें बताती है। मैंने उससे कहा था कि इसमें बहुत खतरा है, जरा सी लापरवाही और जीवन की कुर्बानी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं अपने पोता पोती को देखकर भावुक हो गई थी। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। कोई तो उपाय होगा जिससे मैं उसे वापस बुला सकूं। एक ही तरीका है, तुम्हें अगले 5 जन्म तक कौवे के रूप में ही जन्म लेना होगा और साथ ही साथ अभी तुम्हें अपने पोता पोती के साथ जाकर उस कौवे को काले बादल से आजाद कराना होगा। तब जाकर तुम उसकी जगह ले सकती हो और उसे वापस बुला सकती हो। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, मगर मैं उस काले बादल को उसके पीछे से भगाऊंगी कैसे? ये लो, इस त्रिशूल से तुम्हें उस राक्षस को मारना है और वो यहाँ से गायब हो जाएगा। कमला ने बड़ी हिम्मत करके अपने पोता पोती को साथ लेकर उस राक्षस को मार दिया और फिर कौवे के पास जाकर उससे कहती है, मैंने उस राक्षस को मार दिया है, तुम अब वापस आ सकते हो। इतना कहते ही कमला कौवे की जगह चली जाती है और वो जादुई कौवा धरती पर वापस आ जाता है। कौवा राक्षस के चले जाने की वजह से बहुत खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी कमला के पोता पोती को उनके घर छोड़ आता है और वो जादुई कौवा फिर कमला के पोता पोती को अपने जादू से मदद किया करता था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।